हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इड स्पार्क सीबीएसई। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का फिजिक्स का एक बहुत सा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको एक एक लेक्चर करके हम 5-6 लेक्चर में पूरी तरह से कवर कर लेंगे और लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अभी तक आप लोगों को अगर टेंशन होगा कि मैंने एनएलएम पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, मोशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो मुझे ये चैप्टर समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो बिना देर किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है वर्क एंड एनर्जी। तो आखिर वर्क है क्या और एनर्जी क्या है, यानी कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमें उसके टाइटल को समझना पड़ता है। तो हम टाइटल को समझते हैं। तो जैसे कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है कि घर से ये वर्क करके आना है। घर पे भी आते हैं तो घर वाले भी पूछते हैं कि तुमने जो स्कूल में तुमको जो वर्क मिला वो किया या नहीं किया। यानी कि वर्क का मतलब हम क्या सोचते हैं कि हमारे लिए होमवर्क है। तो वर्क जो है वो हमेशा हमारे लिए होमवर्क है, लेकिन वर्क का मतलब यहाँ पर फिजिक्स में होमवर्क से लेना देना नहीं है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो अगर शाम होता है तो हम लोग दोस्त होते हैं, तो दोस्त के साथ बाइक से हम लोग घूमने चले जाते हैं। तो बाइक में क्या हम लोग पेट्रोल डलाते हैं, तो बाइक के लिए क्या है वो एनर्जी का काम है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो पेट्रोल से सिर्फ मतलब नहीं है। और तीसरी बात है कि इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है कि पावर। तो पावर से अभी हम क्या समझते हैं कि लाइट आया तो पावर आया और लाइट गया तो पावर चला गया। तो ये पावर का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना नहीं है। तो आखिर वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि आपको 10 मिनट के लिए धूप में खड़ा कराया जाए और दूसरा केस ये रहा कि आप लोग को दौड़ा के स्कूल भेजा जाए। तो दोनों केस में आप कब ज्यादा थकेंगे? जाहिर सी बात है कि दौड़ के स्कूल जाएंगे और स्कूल का डिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो हम ज्यादा थकेंगे। तो ये दोनों केस में अलग अलग थकावट क्यों हो रहा है? तो यही है वर्क, एनर्जी और पावर का खेल। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे दिमाग में पहले से ये बैठ गया कि कोई चीज अगर मोशन में तभी आएगा जब हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई चीज बिना फोर्स के भी मोशन में हो सकता है। कैसे? तो याद कीजिए कि जब हम लोग पढ़ते होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें पहला ही लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है तो वो क्या चीज में रहेगा? मोशन में ही रहेगा। यानी कि हमें फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग कि अब हमें ये पता चल गया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट क्या चीज में है, मोशन में है, तो उस पर जरूरी नहीं है कि कोई फोर्स लग रहा हो। हाँ, फोर्स क्यों जरूरी है कि उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। अब बात यह है कि स्टेट को चेंज करने से क्या लेना देना, कि जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट थोड़ा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो फोर्स लगा है तो 5 से ज्यादा 10 से चलने लगे या 5 से कम ये स्पीड से चलने लगे या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो फोर्स इसके लिए जरूरी है ताकि उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे, ना कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चैप्टर के सबसे पहले जो वर्ड है वर्क। आखिर वर्क क्या है? तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक का कुछ मास है। सपोज मान लेते हैं इस ब्लॉक का है मास 5 केजी और ये डाउट ये आएगा कि ये ब्लॉक रेस्ट में या मोशन में। तो हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ये जो ब्लॉक है 5 केजी का, ये पहले से ही क्या चीज में है? मोशन में है। तो पहले से कितने मोशन में है, क्या लेना देना उसको हमको लेना देना उससे नहीं है। तो हमें क्या मतलब है कि मान लेते हैं इस 5 केजी के ब्लॉक पे हम फिर से फोर्स लगाए 8 न्यूटन के। कितना फोर्स लगाए? 8 न्यूटन का। और हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये फोर्स लगा के हम बस जैसे कि मान लेते हैं कि इसको धक्का देके छोड़ ना दिए, कि जब तक इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि जब तक ये जितना देर तक अगर फोर्स लगाए और जितना देर तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया तो उतना ही देर का हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन। तो यहां पर समझते हैं कि मान लेते हैं ये ब्लॉक था जिसका वेट कितना, मास कितना था? 5 केजी। कितना था? 5 केजी। इस पे हम फोर्स लगाए, कितने का फोर्स लगाए? 8 न्यूटन का। और ये ऑब्जेक्ट
अपने पोजीशन को क्या किया, चेंज किया, अपने पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। यानी कि ऑब्जेक्ट ये पहले यहां पर था और यहां से चलकर यहां पे आ गया। यानी कि सपोज ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितना है, 1 मीटर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पहले ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ये मोशन में था, हमको लेना देना नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले से भी मोशन में था, लेकिन वर्क डन हमको कब कैलकुलेट करना है, जब हम इस पे क्या लगाए हैं, फोर्स, और जहां तक फोर्स लगा है तो वहां तक का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। कि ये ऑब्जेक्ट यहां से चला तो यहां पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 8 न्यूटन, और ये फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट क्या किया है, अपना पोजीशन चेंज किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किया है। तो आखिर तब इसको हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। यानी कि वर्क का सिंपल डिफिनेशन क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स, क्या लगा रहे हैं, फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, नहीं तो वर्क डन नहीं हुआ है। बात समझ में आया? तो अगर हम चाहें कि वर्क का डिफिनेशन लिखना, तो वर्क क्या होगा, वर्क का डिफिनेशन क्या होगा कि हम किसको बोलेंगे वर्क हुआ या नहीं हुआ। तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट changes its position, then the work is said to be done. Then the work is said to be done. Said to be done. यानी ये कहने का मतलब ये रहा कि अगर हम क्या लगे, यहां पर डिफिनेशन क्या लिखा है कि when we apply force on any object, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और एंड दैट ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, और वो अपना अगर पोजीशन बदल रहा है, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट पर क्या हुआ, वर्क डन हुआ है, नहीं तो वर्क डन नहीं हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि इस हम बोर्ड पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स, लेकिन ये फोर्स लगाने के बावजूद भी ये अपना पोजीशन बदल नहीं रहा है, तो क्या यहाँ पर वर्क डन हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहां से अगर वर्क डन का फॉर्मूला भी लिखना चाहें, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे यहां पर से क्या आ जाएगा कि वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कि वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो W से वर्क होता है F डॉट S, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये जो डॉट लगा है, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या है, इसको हम बोलते हैं डॉट लगा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये हमें जब हम सीनियर क्लास में जाएंगे 11th क्लास में, तो हमको पढ़ना है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। तो अभी आप लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि अभी हमें जब पढ़ना ही नहीं तो जानना क्यों। तो ये रहा हमारा जो फॉर्मूला है कि तो ये आधा अधूरा फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला तभी के लिए अप्लाई है जब अगर ऑब्जेक्ट पे सीधा फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है कितना है, 0 डिग्री। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस पे तिरछा फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, तिरछा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है। तो क्या एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर कुछ एंगल के बावजूद हम फोर्स निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा था, तो उस वक्त वर्क डन कब निकालेंगे। ये तो सिंपल से फॉर्मूला हो गया कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो ये सिंपल फॉर्मूला। तो ये क्या फॉर्मूला जो है वो अधूरा है। तो जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट लगता है, तो अगर इसको हम सिंपल सा लिखना चाहें तो W बराबर क्या हो जाता है, FS, और डॉट हटता है तो लग जाता है cos थीटा। क्या हो जाता है, FS cos थीटा। अब ये बात है कि थीटा क्या है, तो ये जो थीटा है, थीटा जो होता है वो एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट,
में कि ये जो थीटा है वो क्या है, एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। अगर ये थीटा समझ में नहीं आ रहा होगा तो घबराना नहीं है, थोड़ी देर में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कि हम यहां पर क्या देखें कि दो फॉर्मूला देख लिए कि वर्क बराबर क्या होता है एफ डॉट एस, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो यहां पर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। क्या आता है, कॉस थीटा आता है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर जो वर्क है, क्योंकि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए जो वर्क होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। कि कोई भी अगर क्वांटिटी है और उसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो वो क्या बताता है, उसके स्केलर के बारे में बताता है। तो यहां पर भी जो वर्क है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पर दूसरा डिफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। की वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसका किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और यही कारण है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है, इसी के कारण ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कि जिसको जिसको अगर दिक्कत हो रहा होगा कि क्वांटिटी क्या होता है, तो दो तरह का क्वांटिटी होता है। कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी होगा तो वो दो तरह का होगा। यहां पर ये लोग सारा टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं कि एक होता है वेक्टर, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। एक होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो ऐसा क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी, तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज। जैसे कि अगर मान लो कि ये है हमारे पास मार्कर, तो मार्कर को जब हम मेजर करेंगे तो इसका साइज आएगा, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इस मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होगा। जैसे कि हम क्या पढ़े हैं कि चैप्टर 1 में ही हम लोग ने क्लियर कर चुका है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों होता है वो थोड़ा देर में बता रहे हैं। कि अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर तो क्लियर हो गया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसी के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो इसके पास तो मैग्नीट्यूड तो है, क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके पास साइज तो है, लेकिन इसके पास एक चीज नहीं है, वो क्या है, डायरेक्शन नहीं है। इसके पास डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये भी वेक्टर हो सकता था, लेकिन इसके पास एक चीज की कमी है, और वो क्या चीज है कि इसके पास कोई भी दिशा नहीं है। तो दोनों अंतर समझ में आया कि वेक्टर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, स्केलर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। इसका एग्जांपल क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होगा, कि इसका एग्जांपल हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका एग्जांपल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, क्योंकि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो उसका कुछ लेंथ तो होता ही होता है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्टेंस क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस का बस हम साइज लेते हैं, लेकिन उसमें कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर जो वर्क है वो क्या है, कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो हमने दो फॉर्मूला पढ़ा कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इसी डॉट प्रोडक्ट के कारण जो वर्क होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम आगे लिखते हैं कि आखिर वर्क जो होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जो वर्क का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होगा, जूल। कि एसआई यूनिट जो वर्क का होता है वो होता है जूल, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट,
और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग, ERG, अर्ग। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। तो हमें अभी तक सारा चीज क्लियर हो गया। वर्क के बारे में हम लगभग चीज देख चुके हैं कि वर्क क्या होता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन हो रहा है, नहीं तो वर्क डन नहीं हो रहा है। अभी आगे भी देखेंगे किस तरह से पोजीशन बदल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे वर्क डन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी सिंपल सा जितना हम पढ़े उतना में यही पढ़े हैं कि वर्क बराबर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तो इसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि जिधर जाएगा, जिधर फोर्स अगर लगा रहे हैं उसी के डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव हो रहेगा। तो ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या पढ़े कि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े कि वर्क बराबर Fs cos थीटा। तो अब इस टॉपिक को समझते हैं कि Fs cos थीटा जो हमने लिखा वो क्यों लिखा। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक। और इस ब्लॉक का भी मान लेते हैं कि जो मास है वो कितना? 5 kg है। कितना मास है? 5 kg मास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इस ब्लॉक से यहां पर एक रस्सी बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है? रस्सी। और एक आदमी इस रस्सी को क्या कर रहा है? खींच रहा है। एक आदमी इस रस्सी को खींच रहा है और जो रस्सी से खींच रहा है उस रस्सी से वो कितना फोर्स लगा रहा है? 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो जब यहां पर हम ये देखेंगे तो और ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? इधर की ओर जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि इसको हम यहां पर अगर ड्रॉ करें तो ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, लेकिन फोर्स लग रहा है किधर? तिरछे। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। तो इसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? थीटा, जो कि हमने यहां पर पढ़ा कि वर्क बराबर क्या होगा? F डॉट S cos थीटा, Fs cos थीटा। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर हम 5 kg का मास है, इस पर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, और ये थीटा एंगल से और इसके डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट मास जो है यहां से मूव करके यहां पर पहुंच गया तो सपोज ये डिस्प्लेसमेंट किया है 2 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 2 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में यहां पर क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। और उसी एंगल की यहां पर हम बात की है, जो कि क्या लिखा हुआ है? थीटा लिखा हुआ है। तो अब हम फॉर्मूला जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या चाहिए कि cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो अगर हम क्या करेंगे, cos थीटा का हमारे पास कुछ वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो cos थीटा का कुछ वैल्यू हम याद रख लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एंगल लिख दे रहे हैं इधर, ये सारा चीज जो हम लिखेंगे वो cos का वैल्यू होगा 0, 30, 45, 60, 90 और 180। तो ये cos थीटा का इधर वैल्यू लिखते हैं, cos वैल्यू। cos का अगर हम वैल्यू लिखते हैं एंगल वाइज, तो अगर हम एंगल वाइज वैल्यू देखेंगे तो जो cos 180 का वैल्यू होता है वो क्या होता है? -1। कितना होता है? -1। cos 180 का वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। cos 90 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। cos 90 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। cos 60 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा। 45 का वैल्यू कितना होगा? 1/√2 होगा। 45 का वैल्यू कितना हुआ? 1/√2। और वैसे ही 30 का वैल्यू कितना होगा? 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। और cos 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। यानी कि सारा का सारा जो है वैल्यू, वो सारे के वैल्यू कितने में है? पॉजिटिव में है। लेकिन एक ही वैल्यू जो है किसमें है? नेगेटिव में है। कौन सा वैल्यू? 180। और 180 कब होगा? जब मान लेते हैं कि फोर्स जो लग रहा है इधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर ना जाकर किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये हुआ फोर्स और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180। एंगल कितना बना? 180। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को धक्का तो इधर दे रहे हैं, इधर, लेकिन जा किधर रहा है? इधर। जैसे कि कब होता है? जब गाड़ी ब्रेक लगाता है। गाड़ी को हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाता है तो गाड़ी को पीछे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक लगते 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 गाड़ी उस वक्त कहां की ओर जाता है?
आगे की ओर। तो इसीलिए जो अगर हम कैलकुलेट करेंगे जब वर्क डन बाय द ब्रेक, यानी कि ब्रेक के द्वारा जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में आता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि नेगेटिव में क्यों हुआ, क्योंकि गाड़ी कहां जा रही है, आगे, और ब्रेक फोर्स कहां लगा रहा है, पीछे। तो ये और ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। तो जो वर्क डन होगा कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव में होगा। कितना होगा, क्या होगा, उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि नेगेटिव होगा। तो आई होप ये सारा चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद देखेंगे। तो हम लोग ने कुछ चैप्टर पर अभी तक 2 फॉर्मूला पढ़ा, वो दोनों वर्क डन का फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला क्या था कि वर्क बराबर एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या था, एंगल था बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोग ने देखा कि अलग अलग जो थीटा का वैल्यू होगा, तो अलग अलग एंगल पे जो कॉस का वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो मास है वो है 8 केजी। कितना है, 8 केजी। और इस 8 केजी के ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का। और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज करके डिस्प्लेस हो रहा है। और कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो सपोज यहां से डिस्प्लेस हो रहा है वो 8 मीटर, यानी कि ये 8 केजी का ऑब्जेक्ट पेयर की क्वेश्चन क्या है कि जब हम 8 केजी का ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कितना दूर तक जा रहा है, 8 मीटर तक। तो इसका वर्क डन कितना होगा, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी किधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो सिंपल से कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये पहले वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो पहले वाला चलिए फॉर्मूला लगाते हैं कि वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर एफ डॉट एस, यानी कि वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 8 मीटर। कितना हो रहा है, 8 मीटर। यानी कि यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 न्यूटन मीटर। और इसी 40 न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन का यूनिट मैंने क्या बताया था, जूल। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, 80 जूल। यहां पर सिंपल हमने क्या किया कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स भी 40 जूल। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इधर 8 मीटर डिस्प्लेस हो रहा था और 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स। तो शायद मैंने गलती से 80 बोल दिया। तो यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जे कितना हो जाएगा, 40 जूल। यानी कि वर्क डन कितना हो रहा है, 40 जूल। फिर एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 1 केजी है। कितना है, 1 केजी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक केजी का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, 1 न्यूटन। यानी कि 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है कितना, 1 मीटर। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 1 मीटर। तो इसका वर्क डन कितना होगा, इसका वर्क डन कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 केजी, उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, 1 न्यूटन का, और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है कितना, 1 मीटर का। तो यहां पर चलिए हम 1 केजी ना लेकर मास की इसका हम और भी ले रहे हैं, यानी कि 8 केजी इसका भी ले रहे हैं और 8 केजी ये है। तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, एक 8 केजी का ऑब्जेक्ट है जिस पे हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितने का, 1 न्यूटन का। और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो वर्क डन कितना होगा, सेम यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। तो यहां पर जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F डॉट एस, यानी कि फोर्स कितना है, 1,
और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, यानी कि दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो वर्क कितना हो गया 1 जूल, यानी कि यहां से वर्क डन कितना आ रहा है 1 जूल। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डिफाइन 1 जूल, कि 1 जूल को डिफाइन कैसे करें। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मास से हमें लेना देना नहीं है, कितना भी भारी हो कितना भी हल्का हो, अगर उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना 1 न्यूटन, कि अगर उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट बस 1 मीटर ही डिस्प्लेस हो, तो उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा 1 जूल। हमने क्या देखा यहाँ पे कि फोर्स कितना था 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 जूल, यानी कि वर्क डन 1 जूल कब होगा जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट कोई भी कितना मीटर डिस्प्लेस करे 1 मीटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 जूल बोलेंगे। तो यहां पर मैं डिफाइन करके लिख दे रहा हूं कि अगर कोई पूछे कि डिफाइन 1 जूल, तो 1 जूल क्या हो जाएगा कि 1 जूल इज डिफाइंड एज व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, कि 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, applied on any object and that object displace 1 meter in direction of force, then the work is said to be, then the work is 1 जूल। यानी कि अगर 1 जूल को अब किसको बोलेंगे कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट कितना 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब तो ये फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम ये समझते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं कि क्या है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कि क्वेश्चन नंबर 3 हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट पर अगर एंगल में लग रहा है फोर्स, तो एंगल में फोर्स लगने का मतलब क्या है कि जैसे कि क्या है कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 80 केजी है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसका मास कितना था 80 केजी था, कितना था 80 केजी, और इस ऑब्जेक्ट को एक आदमी रस्सी बांधकर खींच रहा है। क्या चीज से खींच रहा है, एक रस्सी बांधकर खींच रहा है, और जो खींच जो रहा है उसका जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है 50 न्यूटन है, कितना है 50 न्यूटन, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस होके कहां तक जा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होके एक जगह जा रहा है, और ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो डिस्प्लेस हो रहा है 8 मीटर, कितना डिस्प्लेस हो रहा है 8 मीटर, यानी कि ये 80 केजी का जो ऑब्जेक्ट था इसको एक आदमी ने रस्सी बांधा और रस्सी बांधकर इधर की ओर खींच रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट जो है वो किधर जा रहा है, इधर की ओर ही जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर की ओर ही जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में क्या है कि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है और थीटा भी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं थीटा। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अरे भाई सिंपल सी बात है कि सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा कि वर्क बराबर एफएस कॉस थीटा। तो हम बिना लेट किए लिखते हैं फॉर्मूला कि वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना है, फोर्स है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर, और थीटा कितना है 60 डिग्री। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं, W बराबर F का वैल्यू 50, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 8 और cos 60 डिग्री। अब यहां पर देखो cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। तो यहां पर हम सिंपल से वैल्यू रखेंगे 50 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई cos 60 का वैल्यू यहां से देखेंगे cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, यानी कि 1/2
अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8। अब हमारे पास क्या बच गया कि वर्क बराबर क्या हो गया 50 इंटू 4, क्या चीज यूनिट जूल, यानी कि यहां से वर्क डन हमारा कितना आ गया 200 जूल। यानी कि हम दोनों तरह का क्वेश्चन क्या है क्लियर हो गया। पहला कि अगर यहां पर जिधर डिस्प्लेसमेंट और उधर ही उसी के डायरेक्शन में फोर्स, सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे ये वाला। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर कहां हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है ऊपर की ओर, तिरछा फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कुछ एंगल है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा एफएस कॉस थीटा लगेगा। तो थीटा क्या है एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वो वैल्यू हम सारा रखते गए और हमारे ये क्या हो गया बनते गया। दूसरी चीज कि आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको भी अगर डाउट होगा इन दोनों क्वेश्चन में तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की अगले वीडियो में कोशिश करूंगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको जो डेटा गिवन है उसको लिखना होता है। तो इसमें गिवन क्या है पहले हम वो लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अब बॉडी ट्रैवल विथ अ मास 40 kg, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 40 kg, यानी कि सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है मास, यानी कि m कितना दिया है 40 kg दिया है। स्पीड ए बॉडी ट्रैवल, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 40 kg है, वो ट्रैवल हो रहा है विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉडी पहले से ही चल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड है इनिशियल स्पीड है, यानी कि इनिशियल स्पीड को क्या चीज से रिप्रेजेंट करता है u, तो u यहां पर कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। एंड स्टॉप आफ्टर 10 सेकेंड व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, और वो क्या हो रहा है कि रुक रहा है, कितने देर बाद रुक रहा है 10 सेकेंड के बाद, यानी कि यहाँ पे जो टी दिया है टाइम दिया वो भी कितना दिया है 10 सेकेंड। और व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है जो 40 kg मास है, जो कि एक स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा था, और वो रुका कितने देर बाद रुका 10 सेकंड बाद, और 10 सेकंड बाद क्या हो गया वो रुक गया है, यानी कि यहां से अगर अब रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो ये सारा जो डेटा गिवन था वो हमारा निकल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो अब हमें अब आगे की क्वेश्चन देखना है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, यानी कि हमें निकालना क्या है फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन इस डाटा में हमारे पास मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम एक्सेलरेशन ढूंढेंगे। तो फोर्स निकालना है व्हाट विल बी द वर्क डन, और फोर्स निकालने के बाद क्या निकालना है वर्क डन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास जो डेटा दिया है उससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन में जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आता है वो क्या आता है b इक्वल्स टू u प्लस 18, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का फर्स्ट इक्वेशन से हम ये जानते हैं कि v जो होता है यानी कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है भाई, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 प्लस एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और टाइम कितना दिया है 10 सेकंड दिया है, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड दिया है। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये जो 30 है इधर आएगा, तो 30 कितना हो जाएगा -30 इक्वल्स टू a प्लस a इंटू 10, तो यहां से जो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया कि एक्सेलरेशन कितना हुआ कि -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या बता रहा है कि जिधर हम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो अब हम यहां से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया 40 kg और एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ से जो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 120 न्यूटन। फोर्स कितना हो जाएगा हमारा 120 न्यूटन हो जाएगा। अब ये हो गया कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड, यानी कि हमारा फोर्स यहाँ पर कितना आ गया 120 न्यूटन आ गया, और यहाँ पर ये माइनस में था, यानी कि फोर्स भी क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और ये नेगेटिव फोर्स क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि फोर्स कितना आ गया हमारा 120 न्यूटन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट विल बी द वर्क डन, कि काम कितना होगा किसके द्वारा। तो काम यहाँ पर निकालना है किसके द्वारा, हमें तो काम निकालना है ब्रेक द्वारा। तो ब्रेक द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा कि F इंटू S। तो W बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आ गया 120, फोर्स कितना आ गया 120, और डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कौन सा स्पीड, यहाँ पर इनिशियल स्पीड लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं u इंटू टी, यानी कि इस s की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह u इंटू टी। तो 120 इक्वल्स टू इंटू 30 इंटू में 10, यानी कि यहाँ से वर्क डन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा 36,000 जूल। कितना आ जाएगा 36,000 जूल आ जाएगा, यानी कि जो ब्रेक द्वारा वर्क डन होगा वो कितना होगा 36,000 जूल होगा। एक चीज हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि ये वर्क डन किसके द्वारा पूछा है, तो ब्रेक द्वारा, यानी कि यहाँ पर फोर्स भी क्या चीज में आएगा हमारा नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय द ब्रेक पूछा है, तो ब्रेक द्वारा भी जो फोर्स होगा वो नेगेटिव में होगा, लेकिन हम नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें वर्क डन बाय द ब्रेक लिखा है, तो हमें ये अंडरस्टूड है कि ब्रेक जो होगा कि ब्रेक द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चन देखा। आज हम लोग का वर्क जो टॉपिक था, इस टॉपिक का पहला जो पार्ट था वर्क, तो वर्क के बारे में कुछ हमने पढ़ा, उसका फॉर्मूला देखा, कैसे वर्क डन होता है, क्या वर्क डन होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी आगे हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आई होप आज जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।